के एजुकेशन चैनल में आपका स्वागत करती हूँ। आज का टॉपिक है हिंदी वर्णमाला। जैसे कि किसी भाषा का या साहित्य का ज्ञान या जानकारी लेना है तो पहले उसकी वर्णमाला को समझना पड़ता है, क्योंकि किसी भी भाषा के जो मूल है, मूल तत्व क्या है, वर्णमाला। अगर वर्णमाला हमको पूरी समझ में आएगी तो किसी भी लैंग्वेज या भाषा को समझने में हमको कोई दिक्कत नहीं होगी। तो पहले हम क्या पढ़ेंगे, वर्णमाला। तो वर्ड पहले सोचेंगे वर्णमाला किसे कहते हैं। वर्णों में जैसे कि दो अक्षर मिलकर बना है, वर्ण प्लस माला। क्या बना है, वर्ण प्लस माला। माला का क्या मतलब होता है, वर्ण का मतलब होता है अक्षर या वर्ण, समझ सकते हैं। और माला का मतलब होता है हार, यानी वर्णों की हार को हम वर्णमाला कहेंगे। तो क्या कहेंगे, वर्णों का कोई माला बनाई जाए उसी को हम वर्णमाला कहेंगे। क्योंकि हमारी हिंदी जो है, हिंदी भाषा जो वैज्ञानिक सिद्धांतों पर आधारित है। जैसे अगर इसकी लिपि है देवनागरी, देवनागरी लिपि जो है वह वैज्ञानिकता के सिद्धांतों पर खरी उतरी है। जैसे मंडारिन भाषा या चीनी भाषा, रोमन, अरबी, इन सबसे ज्यादा हमारी हिंदी वैज्ञानिकता पर आधारित है। तो हम किसी भी ऐसी अव्यवस्थित चीजों को तो हम माला बना नहीं सकते। माला को क्या करेंगे, सुव्यवस्थित क्रमिक बनाएंगे। यहाँ पे वर्णों की माला बनाई जा रही है, तो वर्णमाला की परिभाषा क्या होगी, वर्णों की व्यवस्थित, राइट में कर लो, वर्णों की व्यवस्थित और क्रमबद्ध समूह को वर्णमाला क्या कहते हैं। वर्णों को व्यवस्थित और क्रमबद्ध समूह को वर्णमाला कहते हैं। वर्णों को हम कैसे व्यवस्थित करेंगे माला में, व्यवस्थित और क्रमिक, उसे वर्णमाला कहते हैं। जैसे कि सबको पता है वर्णमाला में कितने अक्षर होते हैं, 52 अक्षर होते हैं। कितने अक्षर होते हैं, 52 अक्षर। और ये अक्षर कैसे बनते हैं 52, इनको कितने भागों में बांट के हम क्या कहते हैं, 52 अक्षर को हम ले आते हैं। तो पहला क्या हम करेंगे, इसमें 52 अक्षर कैसे होते हैं, ठीक है। 52 अक्षर कौन कौन से, पहले आपको ये जानकारी होनी चाहिए। स्वर कितने होते हैं हिंदी में, 11। व्यंजन कितने होते हैं, 33। कितने होते हैं, 33। और 2 उत्क्षिप्त व्यंजन होते हैं, उत्क्षिप्त व्यंजन। उत्क्षिप्त व्यंजन क्या होते हैं, 2 होते हैं। और होते हैं संयुक्त व्यंजन, संयुक्त 4 होते हैं। कितने होते हैं, 4। और 2 अयोग वाक होते हैं। अब आपको इसको हम बताते हुए चलेंगे, अयोग वाक कितने होते हैं, 2। अब इसको आप काउंट कर लीजिए, 11 प्लस 33, यानी मूल कितने होते हैं वर्णमाला में, 44 होते हैं। तो कितने हो गए, 44। अब 44 में 2 प्लस किए 46, 46 में 4 प्लस किए 50 और 2 अयोग। अब आपको क्वेश्चन उठेगा, उत्क्षिप्त व्यंजन कौन से होते हैं, संयुक्त व्यंजन कौन से होते हैं, और अयोग वाक कौन से होते हैं, होगा कि नहीं होगा। तो क्वेश्चन करना पड़ता है, उत्क्षिप्त व्यंजन कौन हम यूज करते हैं ना, अड़ा को यूज करते हैं, ध को यूज करते हैं। इसके मूल रूप ड और ढ होते हैं, लेकिन हम ड ढ से ढक्कन जब यूज करते हैं ऐसे ध कर देते हैं और अड़ा कर देते हैं। ये धीरे धीरे प्रयोग के आधार पर इनको मान्यता मिल गई, जो हमारे वर्णमाला में प्रयोग है। अब संयुक्त स्वर कौन से होते हैं, जैसे छ त्र ज्ञ हम पढ़ते हैं, छ त्र और ज्ञ। क्या पढ़ते हैं, छ त्र ज्ञ एक स्वर, क्या पढ़ते हैं हम, श्रव्य स्वर पढ़ते हैं। इनको हम बाद में बता देंगे आपको कि क्या क्या मिलके बनते हैं। मिश्रित स्वर संयुक्त स्वर भी बोलते हैं। तो संयुक्त स्वर 4 होते हैं, इनका भी हम यूज करते हैं, प्रयोग करते हैं हिंदियों में किसी भी शब्द को बनाने में। तो ये भी इसमें मिला लिया गया वर्णमाला में। अयोग वाक क्या होते हैं, जो स्वरों में हम अंक अ पढ़ते हैं, अनुस्वार और विसर्ग पढ़ते हैं, उनको यहाँ पे स्वर में न रहकर उनका एक नाम अस्तित्व अलग देकर हम वर्णमाला में काउंट कर लेते हैं। तो कौन से हैं, अंक, क्या है, अंक। इनको संयुक्त रूप से हम क्या कहेंगे, अयोग वाक कहेंगे। बट इनको अलग अलग भी नाम है, इनका अलग अलग हम इनको क्या कहेंगे, इनको कहेंगे अनुस्वार, इनको कहेंगे विसर्ग। क्या कहेंगे, आप राइट करते चलो, अनुस्वार और विसर्ग, राइट करते चलो आप। इनको अलग अलग नाम से भी जानते हैं। 2 ऐसे सिर्फ स्वर हैं जिनको अलग अलग नाम से भी जानते हैं, और एक दोनों को एक करके अयोग वाक। क्या नाम है इनका, अयोग है। इस स्वरों के बगल में रहते हैं, हम यूज करते हैं, बट ये न स्वर में आते हैं न व्यंजन में आते हैं, वर्णमाला में इनको हम जोड़ते हैं। तो क्या हो गया, इतना मिला के आपका कितना हो गया, 52। टोटल हमारा कितना हो गया, 52। तो व्यंजन में अगर वर्णमाला में अक्षर कितने होते हैं तो हम क्या कहेंगे, 52 होते हैं, 52 अक्षर होते हैं। मूल अक्षर कितने होते हैं, 44 होते हैं, 44 होते हैं। ये सब आप राइट करते चलो। हिंदी से क्वेश्चन, चाहे वो स्टेट लेवल का वनडे का एग्जाम हो या आयोग का एग्जाम हो, यहाँ से क्वेश्चन आते ही आते हैं।
और प्राय सब कॉम्पिटिशन में हिंदी आती है, जहाँ हिंदी आती है वहाँ वर्णमाला से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आप बहुतायत मात्रा में यहाँ से प्रश्न आते हैं, तो आप यहाँ से 9, 10 से अगर अच्छे से पढ़ लिया कोई तो कॉम्पिटिशन में उसको क्या करते हैं, ज्यादा पढ़ना नहीं पड़ता। लेकिन अभी क्या है, हम लोग जो आपको कभी छूट गया है नहीं पढ़े वो भी आपको यहाँ पढ़ाते चलेंगे, बारीकी से, सरलता से, इजी तरीके से, जैसे कि आपको पढ़ते पढ़ते ही याद हो जाए, अलग से पढ़ने और याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ठीक है, समझ में आ गया सबको, क्लियर है? आगे बढ़े। अब जैसे कि वर्णमाला में हमने बता दिया अक्षर होते हैं, अब समझ में आता है वर्ण किसे कहते हैं, अक्षर किसे कहते हैं। अक्षरों की संख्या कितनी है? 52। अब बताओ अक्षर किसे कहते हैं? अक्षर का यहाँ से पहले इसको हटा दीजिए, सब नोट डाउन कर लिए, नोट डाउन हो गया, हटा दीजिए इसको, ठीक। अब अक्षर को बताते हैं, वर्णमाला में कितने अक्षर होते हैं? बोलते भी रहो आप लोग, 52। कितने होते हैं? 52। आपको ये अक्षर होते हैं, आप समझ में आया कि मैम अक्षर किसे कहते हैं। अक्षर जैसे कि आ प्लस छर से बना है, क्या बना है? आ प्लस छर। पहले इसका समझ लो, आ का मतलब क्या होता है? नहीं। क्या होता है? नहीं। और छ का मतलब होता है विनाश या नाश, विनाश या नाश भी बोल सकते हैं। क्या होता है? विनाश या नाश। दिख रहा है? नोट डाउन करते चलो। इसकी परिभाषा क्या होगी? जिसका कभी विनाश न हो वह अक्षर है। न क्षरत इति अक्षर, इसका क्या होते हैं? न क्षरति, विद्वानों ने इसको लिखा है न क्षरति इति अक्षर, अर्थात जिसका कभी विनाश न हो वह अक्षर होता है। अक्षर कैसे होता है? जैसे एग्जाम्पल आपको देंगे, जैसे वर्णमाला में स्वर और व्यंजन होते हैं, सबको पता है। स्वर स्वतंत्र रूप से बोले जाते हैं, व्यंजन क्या है? स्वर की सहायता। जब स्वर की सहायता, हम यहाँ पे क्या करेंगे? क ऐसे है, वर्ण है, वर्ण है ये, अगर हम इसमें क्या करेंगे? आज ये ध्वनि है जिसको हम लिखित रूप में जब आ इसमें प्लस करेंगे तब हमारा क बनेगा। क्या बनेगा? क वर्ग का क बनेगा। ऐसे सारे वर्ण हैं जिसमें आ जोड़ दे तो क्या बन जाएगा? अक्षर बन जाएगा। अब अक्षर कैसे बनेंगे? क को हम क्या करेंगे? अगर हम क को तोड़ दिए तो क्या क बोल पाएंगे? ऐसा उच्चारण हम कर पाएंगे? आधा क बोल पाएंगे? कोई मीनिंग नहीं। इसलिए हमको बोलने के लिए स्वरों की सहायता मिलती है। जब स्वर की सहायता हम ले लेते हैं वही चीज अक्षर बन जाती है, उसके पहले वर्ण। तो न क्षरति अक्षर, यानी अक्षर में से आ नहीं निकालना है आपको, या तो उसके आगे पीछे कोई स्वर व्यंजन हो, नहीं तो वो पूर्ण नहीं होगा बिना स्वरों की सहायता से। समझ में आ गया? तो न क्षरति इति अक्षर, यानी जिसका विनाश न हो, जिसका क्षरण न हो वो अक्षर होते हैं। अब वर्णमाला है, अक्षर आपको समझ में आ गया। वर्णमाला के 52 वर्ड कैसे होते हैं वो समझ में आ गया। 52 अक्षर किसे कहते हैं? अब ये सोचिए कि अगर आपको क्वेश्चन आ गया कि वर्णमाला के कितने भाग होते हैं, तो क्या आप जितने हम भाग बताए वो सब होंगे? नहीं, वो तो 52 अक्षर को हम लाने के लिए अलग अलग तरीकों से हमने आपको बताया कहाँ होती है। लेकिन अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि वर्णमाला में कितने अक्षर, कितने भाग होते हैं, तो इसके 2 भाग होते हैं। मूल कितने भाग होते हैं? 2 भाग। कितने भाग होते हैं? और ये दोनों भाग क्या है? पहला स्वर और दूसरा व्यंजन। क्या है? व्यंजन। तो पहला स्वर, दूसरा व्यंजन। तो स्वर कितने होते हैं? 11 होते हैं। व्यंजन कितने होते हैं? 33 होते हैं। तो मूल रूप से हमारे 44 वर्ण होते हैं। और वर्णमाला को हम 2 भागों में मूलतः बांटते हैं मूल रूप से, जिसमें स्वर और व्यंजन होते हैं। आज हम आपको क्या बताएंगे? स्वर बताएंगे। क्या बताएंगे? स्वर। तो स्वर के कितने भाग होते हैं? अब आपने देखा कि वर्णमाला के कितने भाग होते हैं। अब यहाँ पे हमको देखना है कि स्वर के कितने भाग होते हैं। हाँ, तो इसी ब्लॉक बना के स्वर के। अब स्वर्गों का वर्गीकरण अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग तरह से किया है। कुछ लोग इसमें संस्कृत के भी कुछ वर्डों को जोड़ देंगे, जबकि ऐसा नहीं। हम हिंदी पढ़ रहे हैं कि हिंदी का ही ग्रामर पढ़ रहे हैं, उसमें संस्कृत को इंक्लूड नहीं करेंगे। नहीं तो हम कंफ्यूज हो जाएंगे और एग्जाम हॉल में गलती करके आएंगे, बहुत बार क्वेश्चन गलत करके आते हैं। तो इसमें भी वर्गीकरण इसका स्वरों का कई आधार लेके किया गया है, जिसमें से पहला आधार है जो ज्यादातर प्राय एग्जाम में पूछे जाते हैं, वो है उच्चारण काल के आधार। उच्चारण काल के आधार पर स्वरों को कितने भागों में बांट सकते हैं। जैसे कि उच्चारण में काल माने समय, उच्चारण में लगे हुए समय के आधार पर हम
स्वरों को 3 भागों में बांटेंगे। कितने भागों में बांटेंगे हम? 3 भागों में। एक और भाग बांटेंगे। पहला है ह्रस्व स्वर, क्या बोलेंगे? ह्रस्व स्वर, इसको मूल स्वर भी बोलते हैं। क्या बोलेंगे? मूल स्वर। ह्रस्व माने क्या होता है? लघु होता है, तो हम इसको लघु स्वर भी बोल सकते हैं। क्या बोलेंगे हम? लघु स्वर भी बोलेंगे। ह्रस्व स्वर, लघु स्वर या मूल स्वर, जो भी आए आपको यही बोलेंगे। इसका कितना नाम है? ह्रस्व। जिन स्वरों के उच्चारण में बहुत कम समय लगे उसे हम क्या कहेंगे? ह्रस्व स्वर कहेंगे। इसका एक और नाम है मूल स्वर भी कहते हैं इसको। तीसरा और एक नाम है इसको लघु स्वर। 3 स्वर इसको हम। कौन कौन से स्वर इसमें आते हैं? लिखते चलो, छोटा अ, छोटी ई और छोटा। कौन कौन से आते हैं? और इसमें आता है छोटा ई, क्योंकि हिंदी में छोटा री ही यूज होता है। क्या प्रयोग होता है हमारे हिंदी में? छोटा री ही प्रयोग होता है। बड़ी री का प्रयोग संस्कृत में होता है, छोटे री का प्रयोग हिंदी में होता है। तो मूल स्वर, ह्रस्व स्वर या लघु स्वर कितने होते हैं? तो 4 होते हैं। कितने होते हैं? 4 होते हैं। चारों के नाम क्या है? छोटा अ, छोटी ई, छोटा उ एंड री। छोटी री ही रहती है इसमें, क्योंकि ये छोटी है। अब बड़ा री हमारे हिंदी में यूज नहीं किया जाता, प्रयोग नहीं किया जाता, तो बड़ा री नहीं रहेगा, न वो दीर्घ में रहेगा, न रहेगा। जो शब्द हम यूज करते हैं, जो स्वर वही रहेगा। तो ये मूल स्वर हो गए। दूसरा आ रहा है दीर्घ स्वर। क्या आ रहा है? दीर्घ स्वर। दीर्घ नाम बना दीर्घ स्वर। क्या आएगा? दीर्घ। दीर्घ स्वर में कौन कौन से आते हैं? अब देख लिया आपका दीर्घ स्वर कौन कौन से है? बड़ा आ, बड़ी ई और बड़ा। देखिए क्लियर हो गया। 3 ही स्वर आते हैं दीर्घ स्वर में, बड़ा आ, बड़ी ई और बड़ा ई। अब हमको समझने में बिल्कुल कठिनाई नहीं है कि ह्रस्व स्वर किसे कहते हैं। 4 होते हैं, छोटा, छोटी, छोटा उ और बड़ा आ, बड़ी ऊ। 3 दीर्घ स्वर आते हैं। इसके बाद आता है तीसरा आपका संयुक्त स्वर। हिंदी में संयुक्त स्वर। क्या आता है? संयुक्त। ध्यान रहे कि इसको हम किसके आधार पर बांट रहे हैं? स्वरों में लगे वाले समय के आधार पर। हम स्वरों का जब उच्चारण करते हैं तो उसमें कितना समय लगता है, उसके आधार पर हम इसका विभाजन करें। इसको हम मूल रूप से 3 भागों में बांट सकते हैं। स्वर कितने भागों में? आप कहीं भी आपको 3 भाग। और इसकी अगर उत्पत्ति के आधार पर आ जाएगा तो 2 हो जाएगा। उसको इसके बाद समझाएंगे। यहाँ पे आपको पहले समझना है कि 3 भागों में संयुक्त स्वर। अच्छा, ये संयुक्त स्वर ह्रस्व स्वर वो है कि जिसमें कम समय लगे उच्चारण में। दीर्घ स्वर है जिसमें ह्रस्व से दुगुना समय लगे। अब इसमें अ लगा एक ही मात्रा का, इसमें आ डबल मात्रा का लगा ना, डबल मात्रा का लगा। बड़ी ई डबल बोल रहे, तो उच्चारण के स्थान पे लगे हुए समय इसमें डबल लग रहे हैं। ह्रस्व स्वर का दुगुना समय लगता है, इसको दीर्घ कहेंगे। और ये संयुक्त स्वर। संयुक्त स्वर क्या होते हैं? 2 स्वरों के मेल से बने, वो बीजाती स्वर होते हैं। क्या होते हैं? बीजाती। और इनको हम कैसे करेंगे? इसमें कौन कौन से आते हैं? ए, ऐ बनाएंगे। ए, ऐ, ओ, और 2 आते हैं, 4। इसमें 4, इसमें 3, इसमें 4। अब ये ए, ऐ, ओ, औ को क्यों संयुक्त स्वर कहा गया? ये प्रश्न उठेगा। इसमें कौन कौन से स्वर मिलते हैं? अब इसमें स्वर मिलते हैं तो समजाती स्वर मिलते हैं। देख रहे हैं? समजाती स्वर मिलते हैं और इसमें विजाती स्वर मिलते हैं। तो इसमें हम कैसे मिलाएंगे? आप राइट कर लो, आ प्लस ई मिला के आई बनेगा। क्या बनेगा? आई। मूल स्वर से आई भी बोल सकते हैं, लेकिन हम इसको शुद्ध रूप में ए ही इसको उच्चारण में ले लिया तो ये ही बोलते हैं। और ये क्या बनेंगे? आ प्लस ए, आई बन गया। क्या बन गया? आई बन गया। और इसमें क्या करेंगे? आ प्लस ऊ मिलाएंगे तो हम क्या बन जाएगा? ओ बन जाएगा। क्या बन जाएगा? ओ। और इसमें मिलाएंगे आ प्लस ओ, तो ये आओ बन जाएगा। क्या बन जाएगा? आओ। समझ में आ जाना चाहिए कि ये अलग स्वर है, ये अलग, दोनों अलग जाति के हैं। दोनों मिला के इसमें इसको संयुक्त स्वर को एक, और अगर हम इनको 2 स्वर उत्पत्ति के आधार पर बांटते हैं तो ये दोनों स्वर किसमें आ जाएंगे? संधि स्वर या मिश्रित स्वर में आ जाएंगे। इन दोनों स्वरों को हम क्या कहेंगे फिर? संधि स्वर या मिश्रित स्वर। क्या कहेंगे? संधि या मिश्रित स्वर। क्या कहेंगे? मिश्रित। एक और नाम इनको बोलेंगे। क्या बोलेंगे? गुरु। लघु गुरु पढ़ा होगा आप लोगों ने। लघु गुरु, गुरु को हम क्या करते हैं? दीर्घ स्वर को गुरु भी बोलते हैं।
हिसाब से विभाजन करेंगे तब दो ही होंगे। क्या होंगे? ह्रस्व स्वर और संधि और मिश्रित स्वर। संधि और मिश्रित के हम दो भाग करेंगे, दीर्घ और संयुक्त। लेकिन अगर हम उच्चारण के समय के आधार पर करेंगे तो तीन भाग करेंगे, ह्रस्व, दीर्घ और संयुक्त। समझ में आ रहा है? नहीं आ रहा? इसलिए ज्यादा इसको कर दीजिए, ज्यादा भी दिक्कत है। समझ में आ रहा है? इसको संधि स्वर, मिश्रित स्वर या गुरु स्वर बोलते हैं। इनके भाग हमको कर देंगे। क्या कर देंगे? इनके भाग। बट ऐसे कहता हूँ कभी कभी आपको क्या क्वेश्चन, मूल कितने होंगे, उत्पत्ति के आधार पर अगर पूछा गया तो आप दो ही बताएंगे। अगर उच्चारण के स्थान पर पूछा गया तो आप क्या बताएंगे? तीन भाग में। स्वर को कितने भागों में बांटा गया? और कहीं कहीं कोई कोई बता देता कि प्लुत स्वर भी होते हैं, जबकि प्लुत स्वर हिंदी में नहीं यूज होता, प्रयोग उसका नहीं होता। उसमें क्या बताएंगे आपको समझाते चले। ये ह्रस्व तो ऐसे रहेगा, दीर्घ ऐसे रहेगा, इसके स्थान पे प्लुत स्वर बता देंगे। क्या बता देंगे? तीसरा प्लुत स्वर। जबकि ये संस्कृत में यूज होता है, हमारे हिंदी में यूज नहीं होता, प्रयोग नहीं होता। क्योंकि अगर देखो प्लुत स्वर किसे कहते हैं? अगर ओ हम ऐसे करें, ऐसे लिखते हैं, कहीं कहीं ऐसे करके और कहीं कहीं ऐसे यूज करते हैं। ये क्या हिंदी में यूज होता है? ये सब एक पे शब्द बन रहा है, प्रयोग के आधार पर इसमें शब्द बन रहा है। ये हिंदी में प्रयोग नहीं होता, क्योंकि हिंदी में जो स्वर है उनका हम विभाजन करेंगे ना। ये क्या हिंदी के स्वरों में आता है? नहीं आता है। तो इसीलिए इसको हम संस्कृत का ही अगर संस्कृत का विभाजन आया तो संयुक्त की जगह प्लुत शब्द होगा। क्या होगा? संयुक्त की जगह प्लुत शब्द। अगर हिंदी में आया है, हिंदी का विभाजन पूछ रहा है तो ह्रस्व, दीर्घ एवं संयुक्त शब्द। अगर मूल विभाजन से पूछा तो दो ही, स्वर एंड संधि। स्वर को कितने भागों में बांटा? दो, ह्रस्व एंड संधि। संधि के दो भाग करेंगे, दीर्घ और संयुक्त। आज हम इतना बता देंगे। फिर इसका वर्गीकरण हम पूरा 5 टाइप का वर्गीकरण है। मुख विवर के आधार पर या मुख द्वार के खुलने के आधार पर। दूसरा है जीवा के उच्चारण के स्थान पर या प्रयोग के आधार पर, जीवा के उचित स्थान के आधार पर या होठों की स्थिति के आधार पर। इसका वर्गीकरण अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग आधार लगा दिया। फिर इनके उच्चारण स्थान स्वरों के बताएंगे। अभी आप इसको क्लियर नोट डाउन कर लीजिए और आगे नेक्स्ट वीडियो